नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर में। बात करेंगे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करेंगे उनका एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको बता दें, आज पूरे विश्व में वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जा रहा है। तो मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की अगर बात की जाए, तो इसको 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। इसलिए हमेशा 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। आपका प्रश्न कहीं न कहीं एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें तो इसको क्यों मनाया जाता है? ये जाति, वंश, धर्म, क्षेत्र, समुदाय से परे लोगों की गरिमा और उनकी प्रतिष्ठा को पूरे देश में स्थापित करने, न केवल देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर स्थापित करने की प्रयास करता है। क्योंकि जब तक अगर आप देश में शांति खुशहाली नहीं रहेगी, तब तक कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकेगा। और शांति खुशहाली जब ही रहेगी जब आप सबको समानता दें, चाहे वो किसी भी द्वीप से हो, किसी महाद्वीप से हो, किसी भी धर्म का हो, कोई समुदाय का हो। इसी की टारगेट को प्राप्त करने के लिए स्टार्ट किया गया वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर, और पहला ही करंट अफेयर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में है, क्योंकि वर्ष 2022 की विश्व असमानता रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी हो गई है, और इसमें देखेंगे कि असमानता किस स्तर तक की बढ़ चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। बात करेंगे, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि भारत के जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं और के सदस्यों की नियुक्ति पर विचार कर रही है, तो इसके बारे में देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए जो मूल स्तर पर लगभग 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और उसके कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। केंद्र परियोजना के लिए लगभग 39,317 करोड़ रुपए का ग्रांट भी देगा, जिसमें 36,290 करोड़ अनुदान के रूप में और वहीं 3,027 करोड़ रुपए उसको ऋण के रूप में देगा। मतलब एक तरफ तो आपको क्या करेंगे, वो दान करेंगे, दूसरी तरफ क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को आप उधार में देंगे। तो देखते हैं आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है केन-बेतवा लिंक, और इसका क्या रीज़न है और किस रीजन में ये लोकेटेड है। सरकार ने अभी हाल ही में लोकसभा को सूचित किया है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 3 वर्षों में जो पोषण अभियान चलाया जा रहा है, जिसको पोषण मिशन कहते हैं, उसके तहत कुल धनराशि को केवल 56% उपयोग किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019 से 2021 के बीच में केंद्र द्वारा वितरित लगभग 5,312 करोड़ रुपए की कुल राशि में से उसका केवल 56% अर्थात 2,985 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया है। और इसमें आप ये देखेंगे कि कितना कम रुपए होने के बाद भी ऐसा क्या इन्होंने जादू चलाया है कि देश में गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों की संख्या 15 लाख कम हो गई है। तो ऐसा कौन-सा मैजिक है जहाँ रुपए भी कम लगें और आपको ज़्यादा आपको आउटपुट भी आए? इसके बारे में देखेंगे। बात करेंगे कि यूपीआई पेमेंट के बारे में, क्योंकि फीचर फ़ोन जिसको कीबोर्ड जो फ़ोन होते हैं, जिसमें कीपैड होता है, तो उसमें फीचर फ़ोन यूज़र्स के लिए जल्द ही यूपीआई सुविधा का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस अर्थात यूपीआई है, वो छोटे मूल्य के भुगतान के लेन-देन की मात्रा के मामले में देश में सबसे बड़ा खुदरा भुगतान प्रणाली बनकर उभरा हुआ है, और ये केवल अभी स्मार्टफ़ोन द्वारा ही उपलब्ध है। अब इसको फीचर फ़ोन में भी उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण प्राधिकरण ने विभिन्न आधारों पर आलू की किस्म है एफएल 2027, इस पर आपने देखा होगा जो लेस के चिप्स आते हैं वो सिर्फ उसी से बनते हैं, और वो लेस की जो कंपनी मालिक है उसका नाम पेप्सिको है। तो उसके पेप्सिको के जो उसके अधिकार थे उनके प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। तो देखेंगे कि पेप्सिको के अधिकार रद्द हुए हैं तो उसमें क्या नियम कायदे कानून कहते हैं और किससे संबंधित ये मुद्दा है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का डिटेल में एनालिसिस। पहले देखते हैं उन टॉपिक्स को जो आपके यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 1 से लिंक हैं। तो इसी तरीके के और भी अगर आप डिटेल में न्यूज़ चाहते हैं तो आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। ये ना केवल आपके यूपीएससी पेपर के डिटेल एनालिसिस को कंप्लीट करेगा, बल्कि जितने भी स्टेट के पीसी एग्ज़ाम हैं, इसके अलावा आपके आरओ, एआरओ, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग या फिर जितने भी फोर्सेस एग्ज़ाम हैं, चाहे वो नेवी हो, एयर फोर्स हो, आर्मी हो, जिन सब में करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सब के लिए आपके लिए सहायक है। तो आप जुड़िए इस यूट्यूब चैनल से और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचेगा और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँगे। वही बात करते हैं विश्व असमानता रिपोर्ट के बारे में, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। ये टॉपिक आपको जनसंख्या और विकास से संबंधित जब भी कोई मुद्दे आएँगे, उनसे संबंधित जब टॉपिक आएगा उससे लिया जाएगा। तो इसको जो रिपोर्ट निकाली गई है, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक शोध केंद्र है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। जर्मनी की राजधानी पेरिस है, बता दें आप, सॉरी, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट विभिन्न प्रकार के वित्तीय डेटा का अध्ययन करता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि किसी देश में या फिर पूरी दुनिया में आय और धन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप जो नीचे ये टेबल देख रहे हैं, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि इसमें कैसे-कैसे इनइक्वालिटी है, और इसी टेबल को नीचे आपको विश्लेषण किया गया है कि इसमें क्या-क्या दिया गया है। तो रिपोर्ट अगर हम देखें इसका महत्व क्या है और रिपोर्ट से हमें क्या स्टडी मिलती है, तो हमें महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए ये है, क्योंकि अधिकांश जितने लोकतंत्र देश हैं, उसमें धनी अपनी आर्थिक शक्ति को अब राजनीतिक शक्ति में बदल रहे हैं, अर्थात जो लोग अमीर हैं, वो कहीं न कहीं राजनीति में घुसना चाहते हैं, राजनीति को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं।
क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जितनी अधिक असमानता होगी, उतनी ही संभावना अधिक होगी कि वो संपन्न और होंगे। क्योंकि अगर जब अल्पसंख्यक समुदाय सॉरी जो अल्पसंख्यक इससे क्या होगा, जो बहुत सारी जनसंख्या होगी, वो क्या होगी, निर्धन होगी और उनका निर्धारण कौन करेंगे? ये अल्पसंख्यक जो अमीर हैं, वो लोग इनका निर्धारण कर पाएँगे। तो अगर उनकी संपन्नता अल्पसंख्यक के पास ही रहेगी, तो क्या करेंगे? जो बहुसंख्यक गरीब लोग हैं, वो उनको अपने हिसाब से चला सकेंगे। साथ ही साथ जो असमानता के स्तरों के बारे में सटीक डेटा की उपलब्धता ये भी डिसाइड करेगी कि कौन-कौन सी पॉलिसी बनाए जाएँ, जिससे क्या हो कि जनमत को जो पूरा टोटल पॉपुलेशन है उसका उद्धार हो सके, उनको भी असमानता से हटाकर समानता की तरफ लाया जा सके। तो इसका मेन टारगेट है। तो देखते हैं जो विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 आई है, इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? तो राष्ट्रीय आय के मामलों की अगर बात की जाए तो अमीर और गरीबों के बीच अब अंतर काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब सीधा क्या है? अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है? जो अभिजात वर्ग है यानी समृद्ध जो अमीर वर्ग है, उसके क्या है वो तेज़ी से अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है और गरीब तेज़ी से अपनी गरीबी को और बढ़ा रहा है। अगर वैश्विक आबादी की बात की जाए, तो पूरे विश्व के जो 10% जो वैश्विक आय है, जो टोटल इनकम का 10% है, वो केवल क्या है, जो 10% जो वैश्विक आय है, वो क्या है, वो 52% हिस्सा ऐसे लोग रख रहे हैं, जबकि जो सबसे गरीब 50% लोग हैं, उनके पास पूरे विश्व की लगभग 8.5% ही आय उनके पास संग्रहित है। इसका मतलब क्या है, जो पूरे विश्व के सबसे 10 अमीर परसेंट जो समुदाय है, उसके पास पूरे विश्व का 52% क्या है, उनका वहाँ पर रखा हुआ है उनका धन, जबकि जो पूरे विश्व के जो 50% लोग हैं, उनके पास केवल 8.5% धन है। वैश्विक संपत्ति जो असमानताएँ हैं, ये अगर इनका देखें कि ये टोटल आय के अलावा अगर इनके देखें पर कैपिटा इनकम लोगों की कैसी है, वो तो और भी बदतर है। क्योंकि जो पूरे विश्व में सबसे गरीब जो 50% लोग हैं, उनके पास फिर पूरे विश्व का जो पर कैपिटा उनके अंदर इनकम केवल कितनी है, केवल 2% है। जबकि सबसे अमीर जो 10% लोग हैं, उनके पास पूरे विश्व की कुल संपत्ति का 76% है। अगर हम देखें कि आपस में देशों के बीच में क्या हो रहा है, जैसे अमेरिका, भारत, रूस, जापान के बीच में क्या हो रहा है, तो ये काफ़ी नाटकीय यहाँ पे सुधार आप देखेंगे कि देशों के बीच तो असमानता बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है, मतलब क्या है कि जो लोगों के पास ओवरऑल है, एक देश की जो इनकम है, वो लगातार सब हर देश में लगभग इक्वल होती होती जा रही है, लेकिन देश के अंदर क्या है, वो असमानता लगातार बढ़ती चली जा रही है। मतलब क्या है कि अमेरिका, भारत की तुलना में लगभग बराबर अमीर देश हैं, लेकिन जो अंदर जाएँगे आप, तो कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिसके बीच में क्या है, अंतर बढ़ गया है। सबसे अमीर अगर हम 10% देशों की औसत आय की बात करें और सबसे गरीब 50% देशों की औसत आय की बात करें, तो ये अंतर जो 50 गुना पहले था, अब वो केवल 40 गुना रह गया है। अगर हम बात करें कि 10 शीर्ष 10% और निचले 50% की औसत आय जो देशों की बात की जाए, उनके अंदर जो व्यक्ति हैं, जो पहले व्यक्ति केवल अंतर साढ़े 8% गुना था, अब वो बढ़कर कितना हो गया? 15 गुना हो गया। मतलब क्या है? देशों के बीच में जो असमानता थी पहले 50 गुनी, वो केवल 40 गुनी रह गई है। लेकिन देश के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में जो असमानता पहले साढ़े 8 गुनी थी, अब वो बढ़कर ठीक डबल 15 गुनी हो चुकी है। देश अमीर हो रहे हैं, सरकारें गरीब होती जा रही हैं। हर देश का यही पैटर्न है कि देश का टोटल आय बढ़ रही है, लेकिन उस देश की जो सरकारें हैं, उनके पास कहीं न कहीं रुपया की कमी आ रही है। राष्ट्रीय संपत्ति में निजी स्वामित्व वाली संपत्ति का हिस्सा बढ़ रहा है, जबकि सार्वजनिक धन वाली जो संपत्तियाँ जैसे हम सार्वजनिक भवन है, विद्यालय हैं, सड़क है, हॉस्पिटल हैं, उनका हिस्सा सिकुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? जो निजी उद्यमी हैं, उनकी कमाई लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार लगातार घाटे में बात करती चली जा रही है। अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट हिसाब से देखें असमानता के बीच में, तो यूरोप सबसे कम असमानता वाला शीर्ष महाद्वीप है, जहाँ पर शीर्ष 10% की आय का हिस्सा लगभग 36% है। अगर असमानता का सबसे बड़ा देखें, कहाँ पे तो असमानता मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका अर्थात मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका देश सबसे अधिक असमानता का शिकार हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग 10% के पास आय का लगभग 58% हिस्सा है। अगर भारत देश में असमानता की बात करें, तो आप इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं कि एक तरफ अमीर लगातार अपनी ऊँचाइयों को बढ़ते जा रहे हैं और ग्रोथ करते जा रहे हैं, वहीं जो गरीब है, किसान तबका है, वो नीचे जो आय जो कर्मचारी वर्ग है, वो क्या करता जा रहा है, नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है। तो भारत की अगर हम देखें इस रिपोर्ट के बारे में क्या रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक आ गया है, जहाँ शीर्ष 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 21.7% हिस्सा मिलता है। अगर शीर्ष 10% भारतीय राष्ट्रीय आय की बात की जाए, तो उनके पास 57% हिस्सा है, जबकि नीचे वाले जो 50% लोग हैं, उनके पास केवल 13% बात है। नीचे 50% की अगर औसत आय की बात करें, तो उनकी ₹53,610 है, जबकि शीर्ष 10% लोगों की अगर औसत आय की बात करें, तो एक लोगों के पास उनसे ठीक 20 गुना 11,66,50,520 रुपए उनके पास आती है। समझिए आप कितना अंतर है अमीर और गरीब के बीच में। इसमें अगर हम एक बात करें तो कई बार कहते हैं कि मज़ाक की बात है, लेकिन रोचक पहलू इसमें क्या निकल के आता है कि 1947 से पहले जब हम क्या थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन हम गुलाम थे, उपनिवेश थे। उस टाइम की कंडीशन देखी जाए, आज की कंडीशन देखी जाए, तो वो उस टाइम हम ज़्यादा सही थे अगर एक आंकड़े की बात की जाए, क्योंकि भारत में
आय असमानता आज ब्रिटिश शासन के मुकाबले ज़्यादा बदतर हो गई है। जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया 1858 से लेकर 1947 तक, तब शीर्ष जो 10% लोगों के पास राष्ट्रीय आय थी, वो लगभग 50% थी और आज जो अगर बात करते हैं आज़ादी के इतने 70 सालों बाद, तो आज जो शीर्ष 10% लोग हैं, उनके पास राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है। मतलब क्या है, उस टाइम 7% कम था उन लोगों के पास, अब उनके पास और ज़्यादा हो गया है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के दशकों बाद भी जब सामाजिक आर्थिक नीतियाँ चलाई जा रही थीं, तो आय असमानता में लगातार कमी हो रही थी और लगभग लोग क्या समावेशन की तरफ जा रहे थे, जिसमें शीर्ष 10% की हिस्सेदारी लगभग 35 से 40% उस टाइम हुआ करती थी। अब क्योंकि हिस्सेदारी 57% हो गई, इसका मेन रीज़न ये देखा जा रहा है, तो 1980 के बाद में विनिमय और उदारीकरण नीतियाँ हमने अपनाई हैं, जिससे दुनिया में आय और धन असमानता में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। जो अमीर थे, जो औद्योगिक जो इकाइयाँ थीं, वो अमीर होती चली गईं, जबकि जो काम करने वाला कर्मचारी तबका है, किसान है, वो क्या हुआ, गरीब होता चला गया। अगर हम ओवरऑल देखें कि ये रिपोर्ट की हमें क्या सीख मिलती है, ये रिपोर्ट हमको ये बताती है कि असमानता और गरीबी ज़रूरी नहीं, दोनों एक-दूसरे से लिंक हैं कि अगर असमानता है, तो ऐसा नहीं वहाँ गरीबी होगी। असमानता होने के बाद भी गरीबी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बल्कि ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि आपके वहाँ के देश की या राज्य की या जिले की पॉलिसी कैसी है। साथ ही साथ हमको ये ट्रैक करने में भी मदद करता है कि 1980 के दशक के बाद से दुनिया भर में असमानताएँ कैसे बढ़ी हैं। पिछले 3 दशकों के विपरीत विभिन्न देशों में लागू किए गए उदारीकरण कार्यक्रम के बाद में असमानताओं ने और एक नया रूप ले लिया है, ये भी बात दिखाई पड़ती है। इस नीतिगत उपाय के रूप में सुपर रिच और एक मजबूत पुनर्वितरण व्यवस्था पर संपत्ति टैक्स की सिफारिश की गई है कि जो ज़्यादा लोग अमीर हो गए हैं, उन पे क्या किया जाए, इनकम टैक्स लगाए जाएँ। जो बढ़ती असमानता की मौजूदा जो प्रवृत्ति है, उसको उलट करने में एकदम उलटेगी तो नहीं, अमीरों को बहुत गरीब नहीं कर देगी, लेकिन कहीं न कहीं बैलेंस करने की बात इसमें करेगी और बैलेंस करने में हेल्प करेगी। आइए बात करते हैं यूपीएससी के जीएस पेपर दूसरे लिंक टॉपिक के बारे में और बात करेंगे भारत के विधि आयोग के बारे में। ये भारत के विभिन्न संवैधानिक और संवैधानिक निकायों से अगर जब क्वेश्चन आता है, वहाँ पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात आएगी और इस टाइम चर्चा में क्यों है और देखते हैं मुद्दा क्या है, कि सरकार द्वारा जो 22वां वित्त आयोग गठित करने की जो बात कही गई थी, उसको 21 फरवरी 2020 को क्या किया गया था, इसमें बोला गया था हम गठित कर देंगे, लेकिन इस गठन के 1 साल निकल जाने के बाद भी लगभग नियुक्तियाँ अभी तक कोई उसमें प्रगति नहीं हुई है। तब कानूनी मंत्रालय द्वारा जब अदालत में दायर एक याचिका डाली गई है कि आपने इसको विधि आयोग को क्यों लागू नहीं किया है। उस याचिका में क्या हलफनामे के उसके बाद में केंद्र सरकार ने अपने कुछ आपको बोला है, उसमें कुछ अपने सुझाव दिए हैं, अपनी कुछ उन्होंने बातें रखी हैं वहाँ पे उस पटल पे। तो उससे पहले देखते हैं कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? कि सुनवाई के दौरान सरकार ने ये बोला है कि सत्ता का जो पृथक्करण सिद्धांत है, उसका हवाला दिया गया है, जो ये कहता है कि शासन को एक हाथ से दूसरे हाथ में आप अतिक्रमण ना करिए, ओवरलैप ना करिए, इसीलिए उनको थोड़ा डिले हो रहा है उसको लगाने में। तो अगर हम देखें कि सत्ता का विकेंद्रीकरण आपसे क्या कहता है, कि आपको बताना चाहिए देश को 3 लोग चलाते हैं, या तो न्यायपालिका, या संसद, विधायिका या फिर कार्यपालिका यानी जो इसमें कौन लोग चलाते हैं? एक तो जो है, जो जजेस लोग बैठे हैं, वो लोग चलाते हैं। दूसरे जो सांसद माननीय सांसद हैं, जो आपके विधायक हैं, वो लोग चलाते हैं। तीसरे लोग क्या हैं, जो आपके नौकरशाह हैं, यानी जो आपके जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं या उनके अंदर जितना भी अमला है, वो सारे लोग चलाते हैं। तो इन तीनों के बीच में संतुलन बना रहे, कोई एक-दूसरे के क्षेत्र में ना घुसे और अपने-अपने कार्य सुचारू रूप से चलें, इसी को बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो भारत का अगर विधि आयोग की बात चल रही है, तो आपसे टॉपिक ये तो करंट अफ़ेयर हो गया, तो टॉपिक में आएगा विधि आयोग की संरचना कैसी है, क्या-क्या लोग क्या चेयरमैन बनते हैं। तो उसके बारे में बता दें, तो भारत के विधि आयोग को भारत सरकार के आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। ये कहीं संविधान में इसका उल्लेख पहले नहीं था, इसको भारत सरकार के आदेश द्वारा इसको स्थापित किया गया और ये एक कार्यकारी निकाय है। मूल रूप से इसको 1955 में गठित किया गया है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान बनते टाइम क्या भारत का विधि आयोग था? तो उस टाइम नहीं था। इस आयोग को हर 3 साल बाद दोबारा पुनर्गठित किया जाता है और अब तक सरकार को इसमें विधि आयोग ने लगभग अपनी 277 रिपोर्टें दे रखी हैं। अंतिम जो विधि आयोग था, वो न्यायमूर्ति बीएस चौहान जो कि रिटायर हो चुके थे, उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव और समान नागरिक संहिता जैसे प्रमुख मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट दी थी और उन्होंने इसमें सुझाव दिया था कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड हो। अभी तक ये हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 44 के अंतर्गत है। दूसरा क्या है कि सरकार को इसमें बोला गया था कि सभी राज्यों में और आप केंद्र सरकार के एक साथ चुनाव कराइए। अगर हम देखें कि ये विधि आयोग बनता कैसे है, तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं, जो पूर्णकालिक होते हैं, जिसमें 1 सचिव होता है। कानून मंत्रालय के कानून और विधायी सचिव इसमें आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। 5 से अधिक इसमें अंशकालीन सदस्य नहीं हो सकते, यानी कि 1 + 4 + 5 ऐसे लगभग 10 हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही इस आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। या तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिटायर होंगे, वो उनको चेयरमैन बना देंगे, नहीं तो क्या होगा, जो हाई कोर्ट होगा, वहाँ पे सिटिंग जो इस टाइम पे चीफ जस्टिस हैं, उनको बना दिया जाता है। अगर विधि आयोग की भूमिकाएँ देखें, कार्य देखें, तो विधि आयोग केंद्र सरकार को या फिर अपने ही खुद की प्रेरणा से
उसमें सुधार करने के लिए, नए कानून बनाने के लिए भारत में कानून में न केवल रिसर्च करता है, बल्कि मौजूदा कानूनों की समीक्षा भी करते हैं। अगर किसी भी प्रोसेस में देरी को समाप्त करना हो, मामले में तुरंत निपटान करना हो, मुकदमेबाजी की लागत में कमी लानी हो या फिर न्याय जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसमें सुधार करना हो, उसमें ये स्टडी करते हैं और रिसर्च करते हैं और उसको सरकार को अपनी राय देते रहते हैं। तो आपने कभी देखा थी बात शक्तियों के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए संविधान में कौन-कौन से आर्टिकल हैं? तो आप देखें सबसे पहले आर्टिकल है 50 ये डीपीएसपी का है। उसमें क्या बात कही गई है कि राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। अनुच्छेद 122 और 212 की बात की जाए तो 122 संसद का है और 212 है वो विधानमंडलों का है, यानी कि राज्यों का है। ये कार्रवाई की वैधता पर किसी भी न्यायालय में इनके सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि विधि आयोग ने क्या कार्रवाइयाँ की हैं। इसके अलावा विधायकों को भाषण के संबंध में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं और संसद में कही गई जितनी बातें हैं, उन बातों के खिलाफ इसको कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर संविधान का अनुच्छेद 121 और 211 देखें, अभी आपने पहले कौन-सा देखा है 122 और 212 अब देखेंगे 121 और 211 इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, उनके न्यायिक आचरण पर संसद और राज्य विधानमंडलों में चर्चा नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद अगर 53 और 154 की बात की जाए तो इनमें प्रावधान है, संघ और राज्य के कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति, संघ में और राज्य में राज्यपाल के पास निहित होगी और वो दीवानी और आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त होंगे। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल लगभग क्या होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं या फिर सिविल केस होते हैं, उनसे वो दायित्व से मुक्त होते हैं, उन पे केस अब लगभग नहीं लगा सकते हैं। कुछ मामलों में क्रिमिनल केस चल सकते हैं, सिविल केस तो बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। और आर्टिकल 361 की बात की जाए तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के अपने कार्यकाल की शक्तियाँ, उनके कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह ना होना मतलब अगर राष्ट्रपति ऑर्डर कर दे, कि हमें ये पॉलिसी लागू करनी चाहिए, तो उसपे आप ये नहीं कर सकते, केस करते हैं, आपने ऐसा क्यों बोला है? उसके लिए क्या होता है या राज्यपाल वो क्या होते हैं, उसके जवाबदेह नहीं होते हैं। आइए बात करें केन-बेतवा लिंक परियोजना के बारे में जिसको मंजूरी दे दी गई है, कि सरकार की नीतियाँ और उनसे कौन से मुद्दे उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में ये आपका टॉपिक है। उसको अगर केन-बेतवा लिंक स्टार्ट करने से पहले आप देख लें कि कहाँ की बात की जा रही है। तो आपको बता दें, जो केन-बेतवा लिंक है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में चल रहा है, इसका लिंक किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें जो पीला कलर दिखाया गया है, ये पीला कलर आपका किसके द्वारा है? ये उत्तर प्रदेश के राज्य के द्वारा के इसमें दिखाया गया है और जो यहाँ पे नीला और जो सिंपल सिल्वर कलर है, वो किसके ग्रे कलर है, वो है मध्य प्रदेश का। तो आपको बता दें, एक यहाँ पर जिला है जो बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर घुसा हुआ है, वो उत्तर प्रदेश का जिला है ललितपुर। जो एमपी के चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो आपको बता दें, बेत जो केन-बेतवा लिंक हो रही है, तो बेतवा लिंक क्या जो बेतवा रिवर है, वो कहीं न कहीं कहाँ से गुज़र रही है? मध्य प्रदेश से यूपी में ये जब आती है, वो ललितपुर जिले से होकर गुज़रती है और वहाँ से आती हुई सीधी ये कहाँ गो यमुना की नदी की सहायक नदी है। तो यमुना के अपने बाएँ किनारे से आके ये मिल जाती है। वहीं जो केन की बात की जाए, तो केन जब रिवर निकलती है, वो पन्ना जो राष्ट्रीय अभयारण्य है, वहाँ से गुज़रती हुई सीधा जाती है चित्रकूट से होते हुए, ये कभी कहाँ से ये भी जुड़ जाती है किसके अंदर? यमुना के अंदर बाएँ किनारे से, ठीक है? तो इसी पर जो केन और बेतवा है, इस रिवर को आपस में जोड़ने की बात कही जा रही है। तो ये आपने लोकेशन देख ली, तो देखते हैं आखिर मुद्दे क्या हैं? अगर इस परियोजना के बारे में सबसे पहले देखते हैं इसमें है क्या? तो इस परियोजना के दौरान जो दौधन बाँध है, यहाँ पर आप देखिएगा अगर आप उसमें थोड़ा गौर से देखेंगे, तो यहाँ पे एक डैम की बात की गई है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो डैम बनाए जा रहे हैं, वो वहाँ पे क्या है, दौधन जो डैम है, उस पर ये योजना को 2 नदियों को जोड़ने वाली नहर, लोअर ऑरेल प्रोजेक्ट, कोठा बैराज, बीना कॉम्प्लेक्स, एक मल्टी पर्पज़ व परियोजना के निर्माण के माध्यम से केन नदी से बेतवा नदी के पानी को क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, ध्यान रखना। जो नीचे आप केन नदी है, वो केन नदी से पानी कहाँ जाएगा? ऊपर ये आप इधर देखेंगे उत्तर में जाएगा, किसके पास? बेतवा के पास जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब केन नदी वहाँ पर ऊँचाई पर है और बेतवा क्या है, नीचे पे है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है और क्या इसका इम्पोर्टेंट है? कि इस परियोजना के सालाना लगभग क्या होगा 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल भी मिलेगा। इसके और साथ ही साथ 103 मेगावाट वाट की जल विद्युत उत्पन्न होगा। साथ ही साथ 27 मेगावाट सौर ऊर्जा को भी उत्पादित करने की इसमें उम्मीद है। तो इसमें न केवल सिंचाई होगी, जल आपूर्ति भी होगी, साथ ही साथ विद्युत उत्पन्न करने में और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले पानी की कमी वाला जो बुंदेलखंड इलाका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा क्योंकि ललितपुर झांसी है वो बुंदेलखंड इलाके के अंतर्गत आता है और जब केन से बेतवा में पानी जाएगा तो वहाँ पर कहीं न कहीं जलापूर्ति हो सकेगी। तो साथ ही साथ ये सामाजिक इसकी फ़ायदा यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ गया है। इसके अलावा इस परियोजना में कृषि गतिविधियों में वृद्धि होगी, रोज़गार सृजन के कारण पिछड़ा जो बुंदेलखंड इलाका है, वहाँ पर न केवल सामाजिक विकास हो सकेगा बल्कि आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
साथ ही साथ इस क्षेत्र में संपूर्ण प्रवास को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि जहाँ यहाँ पर ना तो आप अच्छी फसल उगा सकते हैं और ना ही रोज़गार के साधन हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या कर जाते हैं, प्रवास करके शहरों की तरफ जाते हैं। तो ना केवल यहाँ के कार्यबल में कमी आती है, बल्कि शहरों में भी कहीं न कहीं आपको मलिन बस्तियों का विकास होना और शहर पर दबाव बढ़ता है, उसको रोकने में मदद मिलेगी। तो ये इतना सारा चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें कुछ चिंताएँ भी हैं, चिंताएँ क्या हैं? तो इससे क्या होगा, कई बाधाओं ने परियोजनाओं को लगातार प्रभावित किया हुआ है। इस परियोजना का सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में जो पन्ना टाइगर रिज़र्व है, वो उसको क्या कर देगा, डुबा देगा और साथ ही साथ ये गिद्धों और गीदड़ों की आवाज़ को प्रभावित होंगे क्योंकि पन्ना में ज़्यादातर गिद्ध रह रहे हैं, गीदड़ रह रहे हैं, तो उनकी आवाज़ से दूषित हो जाएँगे। साथ ही साथ इसका वर्षों से विरोध होता जा रहा है और वर्ष 2016 में सर्वोच्च वन्यजीव नियामक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई थी। तो इस इंटरलिंक के लाभ आपको मैंने पहले बता दिए वही हैं। पानी और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, पानी का उचित उपयोग हो सकेगा, कृषि को बढ़ावा मिलेगा, आपदाओं को कम करने में मदद मिलेगी कि कहीं न कहीं जब बाढ़ आती है वहाँ से और सूखा आती है दोनों को काउंटर किया जा सकेगा और परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि आप इसको लिंक के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप बोट चला सकते हैं इसमें, वो काफ़ी आपको सस्ता साधन रहेगा। अगर इसकी महत्वपूर्ण देख लें तो केन और जो बेतवा नदियाँ हैं, दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यमुना की सहायक नदियाँ हैं और यमुना के बाएँ किनारे से आकर मिलती हैं। केन यूपी के बांदा जिले में यमुना और यूपी के हमीरपुर जिले में बेतवा से मिलती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो यमुना है वो बांदा में केन से मिल जाती है और हमीरपुर में किससे मिलती है? बेतवा से मिलती है। बेतवा नदी पर राजघाट, परीछा और माता टीला बाँध हैं, तो ध्यान रखना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि माता टीला बाँध किस नदी के पे बना है? तो ये बेतवा नदी बना है, वहीं पर केन नदी पन्ना टाइगर रिज़र्व से होकर गुजरती है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। बात करेंगे पोषण अभियान के बारे में क्योंकि सरकार ने इसका धनराशि जो दी थी उसका केवल राज्यों ने 56% उपयोग किया है। फिर भी 15 लाख लोगों को बच्चों को तीव्र कुपोषण से बचा लिया है, तो देखेंगे। तो पोषण अभियान के बारे में देखते हैं किन लोगों के लिए होता है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। ऐसी महिलाएँ जिनके पास नवजात शिशु उनके लिए होता है, बच्चों के लिए होता है और किशोरियों के लिए होता है। तो अगर हम पोषण अभियान के बारे में जानें, ये कार्यक्रम बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी जो परिणाम हैं, उनको सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। इसको 2022 तक टारगेट रखा गया था और उसको 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके उद्देश्य की बात की जाए, तो ऐसे बच्चे जो अपने उम्र के हिसाब से जो इनकी लंबाई या फिर कम है या फिर क्या वो ज़्यादा मोटे हैं, ठिगने हैं, तो स्टंटिंग और वेस्टिंग की सालाना जो दर 2% है, उसको 2022 तक कम करना था। हर साल 2% कम करना था, तो 2022 में 6% कम हो जाती, ये उद्देश्य किया गया था। साथ ही साथ जितनी बच्चियाँ हैं, किशोर हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं, स्तनपान कराने वाली, उन माताओं में जो एनीमिया अर्थात जो ब्लड की कमी होती है, उसको हर साल 3% के हिसाब से कम करते हुए 2022 तक 9% कम करना था। साथ ही साथ जो बच्चों की स्टंटिंग थी, उसको लगभग जो घटाकर 25% उनकी कम करना था कि कमी दूर हो सके। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, तो 5 साल से कम उम्र के लगभग 1 तिहाई से अधिक बच्चों में, उनकी उम्र के हिसाब से लंबाई और उनकी जो होती है, जो वेस्ट यानी कि जो मोटापा होता है, वो एक तरफ इसका सामना कर रहे हैं और लगभग हर 4 में से 1 बच्चा क्या है, एनीमिया का शिकार है। मतलब क्या है, एनीमिक है, उसके अंदर खून की कमी है। एक मेन क्या है, ये पोषण का उचित जो यहाँ पर उन्हें नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। अगर 2016 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की बात करें, जो चौथा सर्वेक्षण था, इसमें 50% से अधिक गर्भवती और अन्य महिलाएँ वो थी, एनीमिक पाई गईं। लगभग हमारे देश की आधे से अधिक जो महिलाएँ हैं, उनके अंदर ब्लड की कमी है। तो नीति आयोग ने भी इस पे कुछ अपने सुझाव दिए थे। तो 2022 तक स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया को कम करने के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए, तभी ये कम हो सकेगा। आप कार्यक्रम को ना रोकें। साथ ही साथ नीति आयोग का ये भी कहना था कि पोषण प्लस रणनीति के लिए स्नातक जो अभियान के 4 स्तंभों को निरंतर मजबूती देने के अलावा 4 स्तंभ आपके हैं, आप आर्थिक, भौतिक जो सुधार करिए, उसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, इस तंत्र को शासन चुनौतियों को संबोधित करते हुए उनकी कठिनाइयों को कम करिए और साथ ही साथ इनमें नए सिरे से ध्यान दीजिए और अच्छे से कवर करते हुए इन चुनौतियों को दूर करने की बात करिए। साथ ही साथ इन्होंने ये बोला था, पूरक आहार पर उतना ही जोर दीजिए जितना हम स्तनपान पे देते हैं। जब बच्चों को हम चाहते हैं स्तनपान हो सके, तो उन महिलाओं को और उन बच्चों को पूरक आहार भी अच्छे से मिल सके, इसकी बात कही गई है। यह भारत में स्टंटिंग के कुल मामलों में से लगभग 60% मामलों को रोकने में मदद करेगा, ऐसा नीति आयोग का मानना था। तो इसी को देखते हुए और आगे अपने कार्यक्रम को और टारगेट करने के लिए और सफल बनाने के लिए पोषण अभियान 2.0 चलाया गया था। इसको एकीकृत बाल विकास सेवा जिसमें आंगनवाड़ी सेवाएँ, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को कवर करने के लिए एक छत्र योजना बनाई गई थी। अम्ब्रेला स्कीम जिसको बोलते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को मिलाकर इसकी घोषणा कर दी गई थी। साथ ही यह देश में स्वास्थ्य, रोग और कुपोषण के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, पोषण करने वाली विकासशील प्रथाओं पर नए सिरे से ध्यान देने के लिए
लगातार पोषण सामग्री, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी पहुँच और परिणाम को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। पोस्टर 2.0 उसको और नए सिरे से चालू किया गया है। तो देखते हैं आगे क्या सुधार होते हैं। बात करते हैं यूपीएससी से लिंक टॉपिक जीएस पेपर 3 से और बात करेंगे एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस। अगर ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ना अगर इम्पोर्टेंट तो है ही नहीं, तो आप अगर डेली लाइफ़ में अगर तो सब यूज़ करते हैं आजकल, चाहे पेटीएम हो, फ़ोन पे हो, भीम ऐप हो, तो उसको क्या है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए और ये आपका टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी विकास हुए हैं, उनसे संबंधित है। तो आपको बता दें, यूपीआई की कभी कोई फुल फॉर्म पूछी जाए तो यूपीआई फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, आप 24 घंटे किसी व्यक्ति को मैसेज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप स्टोर से खरीद सकते हैं, रेंट पे कुछ चीज़ें ले सकते हैं। तो देखते हैं कि आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आरबीआई डिजिटल भुगतान को और गहरा करने, मतलब कि और मजबूत करने और उसे अधिक समावेशी बनाने के लिए, सारे लोगों को तक पहुँच बनाने के लिए, उपभोक्ताओं के लेन-देन को आसान बनाना, वित्तीय बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में जो रिटेल ग्राहक हैं, उनको अधिक भागीदारी की सुविधा के लिए, साथ ही साथ से सर्विस प्रोवाइडर की क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले यूपीआई क्या है? मैंने आपको बता दिया यूपीआई की फुल फॉर्म आए तो आप आंसर लिखिएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस। ये क्या है? एक तत्काल क्या होता है, आप रियल टाइम में जिस टाइम आप चाहेंगे उसी टाइम पर क्या करता है यूज़र क्या कर सकता है, अपने बैंक खाते को किसी भी अपने उसके डिटेल को किसी दूसरे को बताए बिना आप क्या कर सकते हैं, कई खातों में आप उसी टाइम रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं, धन का ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई वर्तमान में बात की जाए तो ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियर हाउस, तत्काल भुगतान सेवा, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, भारत बिल भुगतान प्रणाली, रुपे सहित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम संचालित प्रणालियों में से सबसे बड़ा है ये। शीर्ष यूपीआई अगर ऐप की बात की जाए तो इस टाइम पे फ़ोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, अमेज़न पे है और भीम शामिल हैं, जो बाद में सरकारी पेशकश के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें सबसे जो सरकारी वो है भीम है, तो अगर भीम की आपसे फुल फॉर्म आती है तो भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो बीएच यहाँ से भारत है और आईएम से इंटरफेस फॉर मनी है। ये भारत सरकार का डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन है, जो यूपीआई के माध्यम से काम करता है। एक ये प्रणाली है जो एक ही मोबाइल पर एप्लीकेशन से कई बैंक खातों को ये शक्तियाँ प्रदान कर देता है। इसको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है। ये रियल टाइम में क्या करता है, उसी टाइम पे फंड ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। इसको दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम के द्वारा आप न केवल रुपए ट्रांसफर कर सकेंगे, बल्कि आप संदेश भी भेज सकते हैं, रुपए डोनेट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके आप उससे भी रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। लोग अपने मैसेज भी कर सकते हैं और कहीं न कहीं आप कुछ रेंट-वेंट की अगर लोन की बात होती है, उसको भी भीम के द्वारा किया जा सकता है। देखते हैं आज के आखिरी टॉपिक को, क्योंकि पेप्सिको पेटेंट पे विवाद आ गया है। ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित जितने मुद्दे हैं पेपर 3 में उससे आते हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि जो एप्लीकेशन जिसने दिया था आवेदक थे उनके द्वारा दी गई गलत सूचना के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, उसको रद्द करने की बात की गई है। इस सर्टिफ़िकेट पर ऐसे व्यक्ति को हटा दिया गया था जो सुरक्षा के लिए पात्र नहीं थे। पंजीकरण प्रमाण पत्र को जनित द्वारा जारी नहीं किया गया था, तो इन चीज़ें इसमें कुछ आई हैं। तो पेटेंट को हटाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी कि आपने देखा होगा जो लेज़ हैं, तो लेज़ जो आपके चिप्स हैं, उनमें क्या है कुछ ख़ास किस्म के आलू यूज़ किए जाते हैं, उन किसानों ने कुछ इसमें दिक्कतें आई थी। तो पेप्सिको को, क्योंकि लेज़ को बनाने वाली कंपनी पेप्सिको है जिसमें जो पेप्सी बनाती है, तो पेप्सिको काफ़ी बड़ी फ़र्म है। तो पेप्सिको के एफसी5 किस्म के आलू से पेटेंट हटवाने के लिए फार्मर्स राइट्स एक्टिविस्ट कविता करुंगती ने एक याचिका दायर की थी। तो याचिकाकर्ता ये कहा गया था कि सरकार के नियम सीड वैरायटी पर पेटेंट की अनुमति नहीं देते हैं। इससे क्या है कि आप अगर आप पेटेंट उनका मतलब ये था कि आलू पर अगर उनका पेटेंट तो वही चलाएँगे, तो मुद्दा क्या है, तो आप ये समझ जाएँगे अगर किसी का पेटेंट हो जाता है, तो आप उसमें नई चीज़ें, नया रिसर्च नहीं कर पाते हैं, उनको दूर करने की बात कही गई थी। तो 2019 में पेप्सिको ने गुजरात में स्थित कुछ भारतीय किसानों पर एफसी5 आलू की किस्म है, उसकी खेती करने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें आलू के चिप्स जैसे स्नैक्स बनाने के लिए नमी की मात्रा इन्होंने कम होती है, तो उसमें ये इस खास किस्म के आलू क्यों इन्होंने लिए थे, वो एफसी5 में क्या होता है कि चिप्स बनाने के लिए थोड़ी नमी कुरकुरे चाहिए होते हैं आपको, तो उसमें नमी इस टाइप के आलू में कम होती है, इसलिए उन पे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की और बाद में उन्होंने किसानों पर उन्होंने कुछ केस किए थे। तो उसमें की बात क्या हुई थी, इन्होंने उसी बस मुकदमे को वापस लेते हुए न्यूयॉर्क स्थित कंपनी ने कहा है कि पे आप ध्यान रखना, जो पेप्सिको कंपनी है वो कहाँ अमेरिका की न्यूयॉर्क में स्थित है, कि वह इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहती है। लेकिन बाद में हुआ क्या, किसान अधिकार कार्यकर्ता कविता किरुगति ने पेप्सिको पर एफसी5 आलू किस्म को दी गई बौद्धिक सुरक्षा को रद्द करने के लिए पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण में याचिका दायर की और कहा कि भारत के नियम बीज किस्मों के पेटेंट की अनुमति नहीं देते हैं, तो उनको ये पेटेंट जो मिल रखा है, उनको हटाया जाए। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण, जिसको पीपीवी और एफआर अधिनियम कहा जाता है, इसको 2001 की धारा 29 39 में विशेष रूप से ये बात कही गई है
किसानों को किसी भी किस्म की फसल और यहाँ तक कि बीजों को तब तक उगाने और बेचने की अनुमति होगी, जब तक कि वे ब्रांडेड ब्रांडेड बीज नहीं बेचते। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी, उनका ये कहना था आलू सिर्फ़ आप हमको देंगे, ये हमारा इस पे आपका लीगल राइट हो गया, लेकिन आपको ये जो आपका जो है पौधों की किस्मों और किसान के अधिकार संरक्षण बिल ये आपसे ये कहता है कि आप ब्रांडेड बीज अगर किसान ना बेचें, केवल ब्रांड के बीज ना बेचें, बल्कि अगर लोकल अपने बीज बेचते हैं, तो बेच सकेंगे सभी को, तो उन पे आप उन पे रोक नहीं लगा सकते हैं। इसमें ब्रीडर्स के अधिकार क्या हैं? अर्थात इसमें जो ब्रीडर को बनाते हैं, उनके पास क्या है? संरक्षित किस्म के उत्पादन करना, उनकी बिक्री करना, बाज़ार में वितरण करना, आयात और निर्यात का विशेष अधिकार इनके पास होगा। साथ ही साथ जो ब्रीडर ब्रीडर के जो लाइसेंसधारी हैं, उनको नियुक्त किया जा सकता है और अधिकारों के उल्लंघन के मामले में नागरिक उपचार के लिए आप कुछ एक्साइज़ उसमें कर सकते हैं, ये बात कही गई है। जो रिसर्चर उनके पास क्या अधिकार दिए गए हैं, तो रिसर्चर के पास क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी जो रजिस्टर्ड किस्म का प्रयोग करने या अनुसंधान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें किसी अन्य किस्म को विकसित करने के उद्देश्य से किस्म के जो प्रारंभिक स्रोत हैं, उनके रूप में एक किस्म का उपयोग इसमें शामिल है। लेकिन बार-बार उपयोग करने के लिए रजिस्टर्ड ब्रीडर की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें क्या है कि जो किसी के पास जो जिसने कोई नई किस्म उपज की है और उसने उसको रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो उसका रिसर्चर उसको एक बार उपयोग कर सकते हैं, बार-बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो पेप्सिको का यही कहना था कि एक शर्त उनका अधिकार था वो आलू लेने का, लेकिन इसमें ये बोला था कि वो रजिस्टर्ड पेटेंट बीज नहीं मतलब रजिस्टर्ड बीज नहीं है किसानों के, तो किसान किसी को दे सकते हैं, इसी के ऊपर उन्होंने केस किया गया है। तो एक किसान जिसने एक नई किस्म विकसित की है, एक किस्म के ब्रीडर के रूप में वो रजिस्टर और संरक्षण का हकदार होता है, ये बताते हैं उसी टाइप से जैसे अगर आप किसान ने कोई किस्म विकसित की है, तो उसका हकदार हो जाएगा। इसके अलावा किसान जो मौजूदा किस्म के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है। एक किसान पीबीबी और एफआर अधिनियम 2021 के तहत संरक्षित किस्म के बीजों के अलावा अपनी कृषि उपज को उसी तरह से सहेज सकता है, उपयोग कर सकता है, बो सकता है और एक्सचेंज कर सकता है, जैसा वो पहले कर सकता था, जैसा कि अधिनियम से लागू होता है। अब अगर ऐसा नहीं कि आपने किस्म अगर आपने किसी के साथ आपने डील की है, तो आप सिर्फ़ उनको ही देने के बाद दोगे। ऐसा नहीं है मार्केट में बेच सकते हैं, तो ये चीज़ इसमें कही गई थी। उसी का हवाला देते हुए उन्होंने क्या किया, पेप्सिको से उसको जो आलू चिप्स थे, उनको क्या किया गया, उनको एक शर्त उनका जो अधिकार था, उसको पेटेंट को हटा दिया है, ऐसी बात थी। इसी के साथ आज के जितने करंट अफ़ेयर हैं, उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे एक नए सेशन में, नए टॉपिक में। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार के साथ। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, उसमें आपको सेंड कर देंगे। और अगर इसमें कुछ आप सुधार चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको दूर करने के हर संभव प्रयास किए जाएँगे। थैंक यू।